नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो पाठ को शुरू करें, विषय वस्तु को शुरू करें। उससे पहले लेखक के परिचय को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये अध्याय और लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय। इनके परिचय की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे स्कूली शिक्षा पूरी करके उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली और बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन मंडल से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहावसान हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी कृतियों की यदि बात करें तो यहाँ उनकी कुछ कृतियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, जो सभी निबंध संग्रह है। संपत्ति शास्त्र उनका अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य भी किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। तो यहाँ इनका जो एक लेख दिया गया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसका वर्ण विषय क्या है, प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक क्या व्यक्त करना चाहता है, पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। या ये कहें कि आज की लड़कियां बिल्कुल लड़कों के समकक्ष हैं, वो किसी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं, समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से
लोहा लेता है, जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। कि कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा देना उचित नहीं है। पाठ का शीर्षक ही ऐसा है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी, ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, तर्क देते हैं, कुतर्क, उनके ऐसे गलत तर्क जो स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले तर्क हैं, उनका खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से किया है, क्या वो विचार रखते हैं, उन विचारों को इस पाठ की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पुरातन पंथी जो पुराने विचारों से लिप्त लोग हैं और जो स्त्री शिक्षा को समाज के विकास में बाधक मानते हैं, ऐसे लोगों से वो लोहा लेते हैं, उनके तर्कों का खंडन करते हैं। जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात इस लेख के माध्यम से लेखक ने कही है। परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल गया है, अर्थात वे परंपराएं जो अब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हो चुकी हैं और आज के वर्तमान समाज में ऐसी परंपराओं का अब कोई मूल्य नहीं है, उन परंपराओं को छोड़ देने के लिए भी प्रेरित करने वाला है ये लेख। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य, सबसे पहले ये किस नाम से छपा था और कब छपा था? 1914 ईस्वी में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते हुए समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है, अर्थात जिस रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना ये लेख लिखा था उसी मूल रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है ये पाठ। तो बहुत ही रोचक पाठ है, विचारणीय है, निबंध के रूप में है, एक लेख दिया है कि कितने लोग हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, स्त्रियों को पढ़ाना वो लोग उचित नहीं मानते हैं, वो स्त्रियों को अनपढ़ रखने के लिए ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं। तो क्या क्या वो कुतर्क देते हैं और कौन से तर्कों से महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका खंडन करते हैं, ये ही हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि इस पाठ का शीर्षक ही दिया गया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी, ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, कुतर्क, और वो ऐसे तर्क देते हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हों, वो सभी कुतर्क हैं और उनका खंडन करने का काम, यानी ऐसे विचारधारा और ऐसे तर्कों का खंडन करने का संदेश देना, उच्च मानव मूल्यों को अपनाने की सीख देना और सड़ी गली परंपराओं को त्याग देने की सीख देना, इस पाठ की मूल संवेदना के रूप में हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब पाठ शुरू है अपने पास। बड़े शोक की बात है, बड़े दुख की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यहाँ पर लेखक ने ये कहा कि ये बड़ी विडंबना है, बड़ा दुखद है ये कि आज के इस पढ़े लिखे समाज में भी, आज के इस शिक्षित समाज में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना है कि स्त्रियों को पढ़ाना उनके स्वयं के गृह सुख का नाश का कारण है, गृहस्थ जीवन के सुखों का नाश करने वाला मानते हैं वो। और ये जो मानने वाले लोग हैं ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि सुशिक्षित लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग हैं
जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, और जो धर्म और शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय भी रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना है, और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के इस ज़माने में ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखना ही बड़े दुख की बात है। फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि ये लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने समाज के अलग अलग बड़े दायित्वों को निभाने का ठेका ले रखा है। बड़े बड़े धर्मज्ञाता, धर्मशास्त्री, ऐसे लोग आज भी इसको गलत मानते हैं। अब उनके तर्क क्या क्या हैं, वो क्या क्या तर्क देते हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में, तो देखिए क्या देते हैं। सबसे पहला तर्क देते हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी स्त्री शिक्षा के विरोध में क्या क्या तर्क देते हैं, प्रस्तुत पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे पहला तर्क देखिए इन लोगों का कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों के पढ़ाने की कोई प्रथा नहीं थी। यदि ऐसा होता तो इतिहास, पुराण आदि में उनको पढ़ाने की किसी नियमबद्ध प्रणाली का विवरण जरूर मिलता। पुराने संस्कृत कवियों ने, नाटककारों ने अपने नाटकों में जो उच्च कुलीन स्त्रियां हैं उनसे अनपढ़ों की भाषा, अर्थात जो उस समय की अनपढ़ भाषा किसको बोल रहे हैं, प्राकृत और जो भाषा थी उसको वो लोग अनपढ़ बात बताते हैं। कि यदि संस्कृत में ही वो संवाद करती तो वो पढ़ी लिखी होती, प्राकृत भाषा में बात कर रही है इसका मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ये ऐसे तर्क हैं उन लोगों के। तो सबसे पहला तर्क ही उनका यही है कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों को अनपढ़ों की भाषा में बातें करवाई गई हैं, जो उनके अनपढ़ होने का प्रमाण है। दूसरा कुतर्क देखिए उनका क्या होता है, स्त्रियों को पढ़ाने से ही सभी अनर्थ होते हैं। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। तर्क देखिए उनका, शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, और तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह उस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। वो तर्क देते हैं कि शकुंतला के जीवन दिशा को बदलने का जो काम किया वो शकुंतला के खुद के कटु वाक्य थे। शकुंतला पढ़ी लिखी होती तो ऐसे गंवारों की भाषा में बातें नहीं करती। यानी शकुंतला ने जो एक श्लोक में राजा दुष्यंत के पास संदेश भेजा था, तो कटु वाक्य यदि वो नहीं कहती तो क्या दुष्यंत को शाबाशी देती? दुष्यंत ने शकुंतला के साथ क्या किया? दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के बाद मुकर गए। तो क्या यहाँ पर शकुंतला अगर उसको कटु वाक्य कहती नहीं, उसको याद नहीं दिलाती, तो क्या उसकी प्रशंसा करती कि हे आर्यपुत्र तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे गंधर्व विवाह करके मुकर गए? तब शायद ऐसे लोग क्या तर्क देते, तब भी ये लोग उसी शकुंतला को दोषी मानते, तब उसी के चरित्र पर ये लोग संदेह करते। इसलिए ये लोग जो ऐसे तर्क देते हैं इनकी बुद्धि में ही हीन भावना बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसने टूटी फूटी एक संस्कृत में श्लोक लिखा, वो भी इतना कटु था कि दुष्यंत को शकुंतला को त्यागना पड़ा। ये इसका कारण मानते हैं ऐसे कुतर्क देने वाले लोग। तीसरा कारण देखिए क्या मानते हैं
जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी। शकुंतला ने प्राकृत भाषा में वो श्लोक लिखा और प्राकृत भाषा को वो अनपढ़ों की भाषा मानते हैं। इसलिए नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है। फिर भी हम दो चार बातें लिख देते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर ऐसे कुतर्क देने वाले लोगों का खंडन कैसे किया? किन शब्दों में किया है तो उसको देखिए। यदि हम बात करें कि जो लोग ये मानते हैं स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, उनका जो खंडन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है और जोरदार किया है कि यदि स्त्रियों को पढ़ाने में ही अनर्थ होता है तो पुरुषों को पढ़ाने से भी अनर्थ होते हैं। पाठ के दौरान आप देखेंगे, यदि पढ़ाई को अनर्थ का कारण मान लिया जाए तो सुशिक्षित पुरुषों द्वारा दिए जाने वाले सारे अनर्थ भी पढ़ाई के ही दुष्परिणाम माने जाने चाहिए। यहाँ पर ये ऐसे तर्क हैं जो आप पाठ में देखेंगे आगे। इसलिए उनके लिए सभी कॉलेज और स्कूल बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है कि शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन कहे, शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन नहीं कहे। उसके वे कटु वचन उसकी शिक्षा के परिणाम नहीं थे, बल्कि उसका स्वाभाविक क्रोध था। जिसको ये कुतर्क देने वाले जो लोग हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में अपना लेते हैं। तो नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। सबसे पहली बात तो देखिए कि प्राचीन संस्कृत नाटकों में, पुराने संस्कृत नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में यानी प्राकृत भाषा में बातें करवाई गई हैं, वो अनपढ़ होने का प्रमाण है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अनपढ़ होने का वो प्रमाण नहीं है। प्राकृत भाषा उस समय आम जन की भाषा थी। आम जन की भाषा में यदि कोई बात करता है तो वो अनपढ़ है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें कि यदि प्राकृत भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में, आम जन की भाषा में कोई संवाद लिखता है, बोलता है तो वो अनपढ़ है। तो आज के सबसे सुप्रसिद्ध अखबार का संपादक शायद अनपढ़ और गंवार होगा, क्योंकि किसी भी अखबार या पत्र पत्रिका की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा न होकर के आम जन की भाषा होती है, तो फिर तो वो अनपढ़ होना चाहिए। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी, और संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां, वेदांतवादिनी वेदों का उच्चारण करने वाली पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। कि ये कहें कि कालिदास और भवभूति ने, जो कि संस्कृत के महान नाटककार हैं, महान कवि हैं, उस समय आम जन की भाषा संस्कृत थी, पहले ये कोई बात बताए। पढ़े लिखे सभी लोग संस्कृत में ही संवाद करते थे, ये कोई तथ्य लाए तब कोई ये कहे कि प्राकृत पढ़ने वाले अनपढ़ होने का प्रमाण है। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? कहीं इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं कि उस समय तत्कालीन समाज में प्राकृत भाषा का ही बोलबाला था। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती
तो बौद्धों और जैनों के हजारों जो धर्म ग्रंथ हैं वो इस भाषा में क्यों लिखे जाते? तो इसका मतलब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो जैनियों और बौद्धों के मतानुयायी हैं, धर्म ग्रंथों के रचयिता हैं, तो वो भी अनपढ़ ही थे। उन्होंने अनपढ़ों की भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं। और भगवान शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के लिए ही कहा गया है तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्म उपदेश देते रहे? उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे जो प्राकृत में अपने धर्म का उपदेश देते फिर रहे थे? तो इसका मतलब वो अनपढ़ थे। इसलिए यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का कोई प्रमाण नहीं है। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी और आम जन की भाषा में साहित्य सृजन करना कोई अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है, न कि शुद्ध साहित्यिक भाषा में। इसलिए अखबार का जो प्रतिष्ठित अखबार है उसका संपादक तो सबसे पहले गंवार होना चाहिए। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषाएं हैं। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की प्राकृत थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था या फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले, तो इसमें आश्चर्य क्या है? नहीं मिलता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर वो नष्ट हो गया हो तो? पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनको बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र यदि आज के ज़माने में उपलब्ध हो तो हम मानते हैं कि यान बनाकर जो देवगण हैं, ऋषि लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते थे, तो उनको उन यानों को बनाने की ये चीज़ तो हम बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ यान बनाने की जो कला थी, वो कौशल था, वो विकसित था। अगर वो था तो उसका कोई नियमबद्ध प्रणाली कहाँ है? पुराण आदि में विमान और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रागल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख और अनपढ़ गंवार बताते हैं। कि ये चीज़ जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम इन कलाओं से संपन्न थे, तो उस ज़माने में कुछ महिलाएं इतनी थी जो ज्ञान में निपुण थी, उनके नाम देकर उनको ये परिचय मिलकर भी कि उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी थी और बहुत खूब पढ़ी, वेदवादिनी हुआ करती थी, वेदांतवादिनी, तो भी वो इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विज्जा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में
कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, तो क्या उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? और कौन ऐसा विज्ञ है, कौन ऐसा जानकार ऐसी बात अपने मुंह से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? जब वहाँ उस ज़माने में हर काम के लिए, सीखने के लिए अलग से कोई व्यवस्था हुआ करती थी, तो पढ़ाने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं रही होगी? पढ़ाने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर रही होगी। यहाँ पर यदि हम बात करें कि विमान और स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे अलग अलग मत क्यों हैं, विमान और स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे अलग अलग मत इसीलिए हैं क्योंकि इन दोनों के पक्ष में हमारे पास प्रमाण नहीं है। फिर भी हम विमानों पर बैठकर द्वीपांतर जाने की बात को तो स्वीकार कर लेते हैं और उस बात को स्वीकार करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन स्त्री शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं और उसे प्रमाणहीन मानकर हम उसका विरोध करते हैं। ये गलत है, ये बात यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। अब यह बात करें कि पुराणों में स्त्री शिक्षा का विरोध वो करते हैं कि अगर पढ़ी लिखी होती तो पुराणों में उनकी शिक्षा का कुछ उल्लेख मिलता, तो उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आज की तरह उस काल में स्त्रियों के लिए कोई अलग से विश्वविद्यालय नहीं था। आज स्त्रियों के लिए अलग से विद्यालय भी हैं, कॉलेज भी हैं। ये सबसे पहली बात तो ये है कि उसके प्रमाण इसलिए नहीं मिलते हैं कि उनके लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं थे, अलग से विश्वविद्यालय नहीं थे, और यदि रहे भी होंगे तो किन्हीं कारणों से वो नष्ट हो गए होंगे। तो ये थोड़ी मान लिया जाए कि प्राचीन समय में स्त्रियां पढ़ती ही नहीं थी। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है कि वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो इनके तर्कों का खंडन कैसे करती। इसलिए जो कुतर्क का समर्थन करने वाले हैं, स्त्री शिक्षा का खंडन करने वाले हैं, स्त्री शिक्षा को अनर्थ का कारण मानते हैं, वो लोग तो यही मानेंगे, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकोट जहर का घूंट और पुरुषों के लिए पीयूष घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए उस जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी तो न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है। और इस जमाने में यदि कोई ऐसी बात करता है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये तो बहुत गलत है। क्योंकि आज के ज़माने में इसकी सख्त आवश्यकता है और उनको पढ़ाया जाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है, तोड़ा है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो सिर्फ यही है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था। वह तो प्राकृत में नहीं था, वो तो संस्कृत में था। तो उस तर्क को क्यों नहीं मानते कि पढ़ी लिखी नहीं होती थी स्त्रियां? उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो कहीं नहीं दिया गया है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अनपढ़ या अल्पज्ञ होने का अथवा गंवारपन होने का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए।
इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अनपढ़ होती थी, प्राककालीन मतलब प्राचीन काल की, तो उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात पर पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटक की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए कि नाटकों में, ये पुराणों में कोई बात कही गई है और यदि हम उस बात को, उस तर्क को ये माने कि ये तो फला कवि या पुराणकार का अपना मत है, तो नाटकों में क्या है, ये तो उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। तर्क देखिए ऐसे दे देते हैं कि लोग दे देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से ही सारे अनर्थ होते हैं, ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। लेखक की दृष्टि में ये सभी पुरुष अन्यायी हैं जो स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। यदि कोई स्त्री तर्क के आधार पर किसी व्यक्ति को परास्त कर देती है तो वे इसे स्त्री शिक्षा का दुराचार मानते हैं। वास्तव में यह वाक्य अहंकारी स्त्री शिक्षा विरोधी व्यक्ति पर एक व्यंग्य के लिए ही लेखक ने काम में लिया है। यहाँ पर देखिए कि स्त्रियों से ही सारे अनर्थ होते हैं, दुराचार होते हैं, तो पुरुषों से क्या नहीं होता है। ये आज का जो विनाश लीला हो रही है, ये क्या पुरुषों की शिक्षा का परिणाम नहीं है? बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना आदि, ये सब पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों और बातों को सुनकर दुखी होने वाले लोगों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सा अस्वाभाविक कार्य किया? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए? तब शायद ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता, लेकिन तब भी ये लोग शकुंतला को ही दोषी मानते। न्याय, नीति और सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, ये कहते। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त्य यानी त्याग दिए जाने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। सीता क्या अनपढ़ थी? सीता ने बड़ा कटु कहा था। सीता तो राजा की राजकुमारी थी, पढ़ी लिखी थी, तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? उसको ये अधिकार नहीं था? उसने कहा था वाचस्यत्वा मदच्वनाथ से राजा वहनो विशुद्धामति यत् समक्षम माँ लोकवादय श्रवणाद हासी श्रुतस्य तत्कित्व सदृशम कुलस्य। अर्थात अर्थ नीचे दिया भी गया है, अर्थ इसका नीचे भी दिया गया है कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना, तो राजा मात्र एक संबोधन करना। ये सीता जी ने राम के लिए सिर्फ राजा मात्र एक संबोधन दिया है कि लक्ष्मण उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। उस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्व को शोभा देने वाली है कि किसी एक मिथ्याहीन तर्क ने ये संदेह किया और राम ने कह दिया कि चलो छोड़ दो इसको। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश आए भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की थी, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनु आदि ऋषियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की थी। तो नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत है। मनु ने कहा है कि जो राजा वर्णाश्रम में धर्म का पालन करता है वही राजा है।
सीता की देखिए, सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने असत्यव मन्युर्भर्ताग्रजे, जो कि एक कृति का नाम है, असत्यव मनुजा भर्ताग्रजे में कहकर के रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। इसलिए शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का और न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को अनपढ़ रखना ही नहीं चाहिए, उनको अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, अनुमति थी, मनाही थी, या तो वे इतिहास से अनभिज्ञता रखते हैं, इतिहास की कोई जानकारी नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय हैं? वे लोग, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे या तो इतिहास से अनभिज्ञता रखते हैं, या इतिहास की जानकारी नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, और समाज की दृष्टि में ऐसे लोग सभी दंडनीय होते हैं। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज आदि बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देना है, कहाँ पर देना चाहिए, घर पर या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आए सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह कभी मत कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आना मिथ्या है। 16 आना मिथ्या होना एक मुहावरा है, जिसका मतलब पूरी तरह से सारहीन। प्रश्नों की यदि हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उन पर विचार करेंगे। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया भी गया है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो द्विवेदी जी ने कौन से तर्क दिए इसका समर्थन करने के लिए? द्विवेदी जी ने देखिए 3 तर्क दिए। सबसे पहला तर्क उन्होंने दिया कि नाटकों की स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। सबसे पहला तर्क।
उस काल में कुछ ही लोग संस्कृत बोल पाते थे। शेष अशिक्षित, शेष शिक्षित और अशिक्षित प्राकृत बोलते थे, क्योंकि प्राकृत उस काल की आम जन की भाषा थी। यदि वह प्रचलित भाषा नहीं होती तो बौद्ध और जैनों के हजारों धर्म ग्रंथ प्राकृत में ही क्यों लिखे जाते। इसलिए प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। सबसे पहला तर्क लेखक का। दूसरे तर्क की यदि हम बात करें तो लेखक ने कहा कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा थी, लेकिन उसके होने के आज पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी, सीता, शकुंतला आदि उदाहरण हमारे सामने हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि ये सभी पढ़ी लिखी थी, और ये पढ़ी लिखी थी तो इसका मतलब पहले भी ये व्यवस्था चलती थी। तीसरा तर्क लेखक देते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की, पद्य रचनाएं की, जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। चौथा तर्क लेखक देते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है। हमने कई नियमों को तोड़ा है, अतः इस नियम को भी तोड़ देना चाहिए कि स्त्रियों को पढ़ाने से सारे दुराचार होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया। इस प्रश्न पर हम चर्चा पाठ के दौरान भी कर चुके हैं। कुतर्कवादी यही दलील देते हैं कि सारा का सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही है। तो लेखक इसका खंडन करते हुए ये कहते हैं कि अनर्थ तो पुरुषों के पढ़ने से भी होता है, तो पुरुषों को इसकी पढ़ाई का कारण मान लिया जाए, और जो सभी सुशिक्षित पुरुष हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले सारे अनर्थ पढ़ाई के दुष्परिणाम माने जाएं, तो सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया जाना चाहिए। तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला कर दी। क्या आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध से छांट करके समझा सकते हैं। बिल्कुल छांट सकते हैं कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, यदि वे अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जाएगा। दूसरा, आगे हम ये भी दे सकते हैं कि पुराण और विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले दे करके उनका अस्तित्व तो हम बहुत गर्व से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में उनके अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी हम तत्कालीन भारत की स्त्रियों को मूर्ख और अनपढ़ और गंवार बताते हैं। ऐसे तर्क आप ढूंढ सकते हैं। पुराने ज़माने में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पुराने ज़माने में स्त्रियों के द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय पंडितों ने अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही रचे। भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में ही धर्मोपदेश देते थे। बौद्धों और जैनों के धर्म ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही रचे गए। उस समय संस्कृत कुछ गिने चुने लोग ही बोल सकते थे और दूसरे एवं स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का ही नियम था। तो ये हम कह सकते हैं। पांचवें प्रश्न पर विचार कीजिए। परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो द्विवेदी जी का ये कथन पूरी तरह से सत्य है। हमारी परंपरा बहुत लंबी है और उसमें कई बातें ऐसी चलती आ रही हैं जिनका आज की स्थिति में महत्व नगण्य है। इसलिए हमें ऐसी कई परंपराओं को त्याग देना चाहिए और उन्हीं परंपराओं को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को महत्व देती हैं। ऐसी परंपराएं जो स्त्री पुरुष की समानता की पक्षधर नहीं है, उन्हें एक रूढ़ी मान करके
उसका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे विचार लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस पाठ में हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, सीता ने लक्ष्मण के माध्यम से राम को क्या कहकर के अपमानित किया था। सीता ने लक्ष्मण के माध्यम से राम को क्या कहकर के अपमानित किया था, तो इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, वाचशत्वा मदच्वनाथ स राजा बहनों विशुद्धमति यथ समक्षम। अर्थात सीता ने लक्ष्मण के माध्यम से राम को यह कहकर के अपमानित किया गया कि उस राजा से कह देना कि मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, उस पर भी तुम लोगों के मुख से निकले हुए मिथ्या बात को सुनकर के ही तुमने मुझे त्याग दिया। क्या यह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे कुल के अनुरूप है? ये वहाँ पर सीता के माध्यम से लेखक ने कहलवाया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न लें कि प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का चिन्ह नहीं है, इस कथन की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। लेखक ने बताया कि प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का चिन्ह नहीं है। उस काल में प्राकृत बोलने का प्रचलन था और प्राकृत में ही धर्म ग्रंथों की रचना होती थी। सबूत तो इस बात के मिलते हैं कि प्राकृत बौद्धों और जैनों के समय की प्रचलित भाषा थी, तभी तो उस भाषा में हजारों ग्रंथों की रचना की गई। जैसे हिंदी, बंगला आज की प्राकृत भाषाएं हैं, वैसे ही सोरसनी, मागधी, पाली आदि उस जमाने की प्राकृत भाषाएं थी। इसलिए प्राकृत बोलना स्त्रियों के अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। शकुंतला और सीता का क्रोध उनके गंवारूपन का द्योतक न होकर परिस्थितिजन्य क्रोध था। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये सही है, परिस्थितियाँ उनके समक्ष ऐसी हुई जिसके कारण उनको क्रोध आया कि जब दुष्यंत ने शकुंतला जैसी कन्या से विवाह करने के बाद मुकर गए, भूल गए, तो भूलने की बात करे तो समर्पिता को बुरा नहीं लगेगा। इसलिए उसको याद दिलाने के लिए शकुंतला ने कटु वाक्य कहे। आज की शिक्षा में यदि दोष है तो उसे अनर्थकारी माना जाना चाहिए। इस संबंध में लेखक ने क्या सुझाव दिए हैं? लेखक का मानना है कि शिक्षा कभी अनर्थकारी नहीं होती है। यह सहज स्वाभाविक है कि उस समय वातावरण की आवश्यकता के अनुसार उसे दोषपूर्ण रूप में देखा जाए। इस संदर्भ में लेखक का मानना है कि यदि आज की शिक्षा दोषपूर्ण है और स्त्रियों को सिखाने योग्य नहीं है तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए, लेकिन स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की बात नहीं की जानी चाहिए। कि वाल्मीकि रामायण के तो बंदर तक संस्कृत बोलते हैं। बंदर संस्कृत बोल सकते थे, स्त्रियां नहीं बोल सकती थी। वाल्मीकि रामायण में बंदर अर्थात हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि सभी संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। लेखक ने इस संबंध में ये प्रश्न किया है कि जब बंदर संस्कृत बोल सकते थे तो क्या स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल सकती थी? जब जानवर बोल सकते हैं अर्थात वो अवश्य बोल सकती होंगी। और इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में स्त्रियां संस्कृत बोलती थी। रामचरितमानस में वेदांत पर भाषण देने वाली ऋषि पत्नियां क्या संस्कृत भाषा में नहीं बात करती होंगी? यदि वे संस्कृत बोलती होंगी तो क्या उनकी संस्कृत विशुद्ध संस्कृत न होकर बिगड़ी हुई संस्कृत थी? यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जब वे शास्त्रार्थ कर सकती थी, तर्क वितर्क कर सकती थी, तो विशुद्ध संस्कृत क्यों नहीं बोल सकती थी? इससे तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियां संस्कृत बोलती थी और वे शिक्षित थी। तो संस्कृत और प्राकृत का संबंध स्पष्ट कीजिए। संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा के संबंध। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह सर्वशुद्ध प्राचीनतम भाषा है। इसी भाषा से दूसरी भाषाओं का जन्म हुआ है। उस समय संस्कृत के साथ प्राकृत भाषाएं भी प्रचलित थी। ये प्राकृतिक भाषाएं संस्कृत से ही निकली जन भाषाएं थी। इसलिए जनवाणी में इसका प्रयोग संस्कृत की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय भी आज की तरह संस्कृत के जानकार लोग अधिक नहीं थे।
शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं अपने समय की प्राकृत भाषाएं थीं और इन प्राकृतों का प्रचलन था। बौद्धों और जैनों के एक बड़ी संख्या में ग्रंथ प्राकृत में ही रचे गए। भगवान शाक्य मुनि के चेले प्राकृत में ही उपदेश देते थे। गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, कुमारपाल चरित आदि कई काव्य ग्रंथ हैं जो प्राकृत भाषा में ही रचे गए। अब यहाँ पर यदि बात करें कि इस पाठ के स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक पाठ या शीर्षक जो निबंध है इसका उद्देश्य क्या है। इस निबंध में हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं उनका विरोध स्वार्थ पर आधारित है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि स्त्री शिक्षा प्राचीन भारत में भी अपने आधार पर थी। यदि नहीं होती तो गार्गी, विश्ववरा, लीला, शीला, मंडन मिश्र की पत्नी आदि अनेक स्त्रियां इतनी विदुषी कहाँ से हुई होती। आज के समय में भी स्त्री शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा कभी अनर्थकारी नहीं होती है, वह तो सर्वांगीण विकास ही करती है। यह अलग बात है कि शिक्षा में यदि कोई दोष हो तो समयानुसार उस पर बहस कर लिया जाए, उसमें परिवर्तन कर लिया जाना चाहिए। उसका विरोध किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी आज की कक्षा। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इस कक्षा से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।